हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ नेहा एंड दिस इज़ द फर्स्ट Q&A वीडियो ऑन दिस चैनल। सो मैंने रिसेंट में एक पोस्ट डाला था फॉर क्वेश्चन आंसर वीडियो एंड आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे एंड मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करी है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। आपको जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए वो आप टाइम स्टैम्प से देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ओके, सो शुरू करते हैं। हाउ आई स्टेड कंसिस्टेंट ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा ही सेम आवर्स पढ़ सकते हो। आप कभी ज़्यादा पढ़ोगे, आप कम पढ़ोगे, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। एंड सबको लो फील होता है, डिमोटिवेटेड फील होता है, मुझे भी होता था। मेरे 3 ड्रॉप थे तो ये बहुत ज़्यादा होने लग गया था लास्ट ड्रॉप में। तो मैं करती थी कि मैं अपने आप से सेल्फ टॉक करती थी, बात करती थी। जिस दिन मैंने ड्रॉप लेने का सोचा था तब मैंने क्या सोचा था कि मैं हर चीज़ अच्छे से करूँगी, क्वेश्चन करूँगी, मॉड्यूल करूँगी, DPP करूँगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, क्या ऐसे करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? एंड जिस दिन रिजल्ट आएगा और अगेन मैं फेल हो गई तो क्या होगा? उसको पॉजिटिव वे में लेना है। ओवर थिंकिंग और प्रेशराइज फॉर्म में नहीं सोचती थी कि हाँ तो अब मुझे हार्ड वर्क करना है, जिस दिन रिजल्ट जैसा आएगा उस दिन देखा जाएगा, बट मुझे आज पढ़ाई करनी है। मैं जो छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं मेजर खुशी नहीं, क्या ये रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, क्या मुझे ज़्यादा खुशी दे रहे हैं, फिर मेरा रिजल्ट मुझे ज़्यादा खुशी देगा। आप अपने से बात कीजिए। एंड आपको अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आपके स्टार्टिंग में 10-15 मिनट 20 मिनट आप अपने आप को फोर्सफुली बैठाने की कोशिश करो। आप पढ़ो। स्टार्टिंग का मुश्किल होता है, जब आप एक बार फ्लो बनने लग जाता है तब आप देखोगे आप अच्छे से पढ़ पाते हो, लेकिन स्टार्टिंग का मैटर करता है कि आप स्टार्टिंग में बैठ नहीं पाते हो पढ़ने के लिए। तो आप 15-20 मिनट फोर्सफुली बैठो, पढ़ो और अपने। एंड सेकंड है कि आप नो कहना शुरू करो। आपको जो भी लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई जैसे आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको बोल रहे हैं कि आप बाहर चलो, कहीं पार्टी करने चलते हो, घूमने चलते हो, तो आप नो कहना सीखो। आपको जो लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको आप नो कहना शुरू करो फर्स्टली, बिकॉज आप इनसे घिरे रहोगे, आप अपने मन को वैसे ही कंट्रोल कर रहे हो। एंड आपको ऐसे में वो बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं तो आप ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इसलिए उनसे दूरी बनाने की कोशिश करो एंड नो कहना सीखो आप उस चीज़ के लिए। एंड आप थोड़ा सोचो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। ये रील्स शॉर्ट्स देख करके आपको खुशी सच में मिल रही है, ये सूडो हैप्पीनेस है। आप इसलिए जिस दिन रिजल्ट आएगा वही आपकी रियल हैप्पीनेस है, उसके लिए आप पढ़ो। क्या आप जैसा पढ़ रहे हो ऐसा करने से आपका सिलेक्शन होगा? तो ये अपने आप से सवाल पूछो, सेल्फ टॉक करो, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। आपको रोज़ कम से कम 10-15 मिनट अपने आप से बात करनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या ऐसा करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या कहीं मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्या मुझे दूसरों को दिखाने से ही तो नहीं पढ़ रहा। जब भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए तो अपने को ट्रीट करो। ट्रीट कैसे भी हो सकती है कि आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने चले गए एंड कुछ भी चीज़ जो आपको अच्छा महसूस कराती है, वरना आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आप अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप अपने आप को कुछ अच्छा महसूस नहीं करा रहे तो थोड़े लंबे समय के लिए आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एंड ड्रॉप ईयर में बहुत बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ते हो तो बर्नआउट महसूस करते हो। तो मैं जब बर्नआउट हो जाती थी तो आई यूज़ टू टेक शावर और मैं अपना रूम साफ़ कर लेती थी। इससे मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो अगर आप कभी पढ़ रहे हो और बर्नआउट फील कर रहे हो तो उठो वहाँ से एंड कुछ ऐसा करो जिससे आप रिफ्रेश फील करो। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप शॉर्ट्स और रील्स देखने लग जाओ, उससे नहीं है। ऐसी चीज़ जिससे क्या तो रूम साफ़ करती थी मैं, या फिर मैं शावर ले लेती थी, इनसे मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता था, मैं हल्का महसूस करती थी। देन मैं पढ़ती थी तो मैं अच्छे से पढ़ लेती थी। वो टाइम वेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आधा 1 घंटा इसमें जा रहा है, नहीं। उसके बाद मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर पाती थी। बर्नआउट में आप अगर पढ़ने बैठते हो तो रियल में कुछ अच्छी पढ़ाई होती नहीं है आपकी कुछ खास। तो इसलिए ऐसा हो तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको रिफ़्रेश फील कराएं। आपकी डिस्ट्रैक्शन है उनको सोल्व करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम को फेस करो, किसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस वजह से डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। एंड अपने गोल के लिए ज़िद्दी बनो, सेल्फिश बनो, जब भी आप अपने गोल को क्लियर कर पाओगे। तो सेकंड है जेईई मेन क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। सो देखो, फर्स्टली आपको नीट के PYQs करने हैं, 10-15 साल के PYQs करने हैं एंड उन्हें आप अच्छे से कर लो, उसके बाद ही आप जेईई मेन पे जाओ। हाँ, इस बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे एंड बहुत सारे, इस बार आप नोट्स में देखोगे तो टीचर भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। हाँ, अगर आपके नीट के PYQs अच्छे से हो जाते हैं, मॉड्यूल्स हो जाते हैं, DPPs हो जाती हैं अच्छे से, देन उसके बाद आप करो। एंड तो भी आप 4-5 साल करोगे तो एंड मोर देन इनफ होगा ये चीज़ें। लेकिन पहले आपको नीट के PYQs मॉड्यूल्स करने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें छोड़ के आप डायरेक्ट PYQs जेईई मेंस के करोगे तो वो कोई बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि आपको पहले बेसिक क्लियर करना होगा, तब आप एडवांस पे जा सकते हो। नेक्स्ट आता है कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो देखो, ओवर थिंकिंग सबको होती है। जो भी मल्टीपल ड्रॉप्स लेने लगता है ना, बहुत आसान है कहना जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया कि अब तो इसने ड्रॉप लिया हो जाएगा, लेकिन जब आप ड्रॉप लेते हो तब आपकी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, प्रेशर आप पे उतना ही ज़्यादा बनता जाता है। सो लास्ट ड्रॉप में मुझ पर बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था इस बार होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको एक सेल्फ बिलीफ रखना ही पड़ेगा। अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट मत करो, तो विश्वास रखो कि आप पढ़ रहे हो तो अच्छा ही करोगे। जब आप कर्म कर रहे हो तो
फल अच्छा अपने आप ही होगा। सो आप करते जाओ, रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं लाना अपने ऊपर कि सोच सोच के कि होगा नहीं होगा, इन चीज़ों को, रिज़ल्ट के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। अगर आपने मेहनत करी है अच्छा ही होगा। एंड आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद आपको भगवान ने किसी अच्छी रैंक के लिए बचा रखा हो, इसलिए इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड जो बहुत बॉर्डर लाइन पास रहते हैं उनको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमारा सिलेक्शन हो सकता था। जो साथ वाले जिनके मार्क्स मॉक टेस्ट में कम आते थे उनका भी सिलेक्शन हो गया लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए यही है कि आपको अगर भगवान ने इस बार सिलेक्शन नहीं करवाया तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छी रैंक के लिए बचा रखा है। सो पढ़ो, आप हिम्मत मत हारो, आप पढ़ोगे, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा रिजल्ट। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, इससे आपको ज़्यादा प्रेशराइज मतलब फील होता है कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे, मेरे नहीं आ रहे, मैं ज़्यादा मेहनत करूँ। कभी भी दूसरों से अपने आप से कंपेयर करना है कि आपके लास्ट टाइम कितने मॉक टेस्ट में मार्क्स आए थे, उससे आपके नेक्स्ट टाइम अच्छे आने चाहिए। एंड जो भी आपके दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, उनका भी सोच के आता है कि आपको देखो उनका सिलेक्शन नहीं हो गया, एंड आप काफ़ी लो फील करने लग जाते हैं। तो जिनका दोस्तों का इस बार सिलेक्शन हो गया, वो अपने पार्टी की, अपने कॉलेज की बातें करते हैं, तो आप बहुत लो फील करते हो। तो मैंने तो ऐसे किया था कि जो भी लोग उनसे बात मत ही करो, अभी बाद में कर लेना, क्योंकि आप सोचते हो कुछ नहीं, वो अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताते हैं, अपनी फ्रेशर पार्टीज़ के बारे में बताते हैं। एंड आप उनसे, क्योंकि आप जिनको जानते हो, जो आपके साथ थे, उनको लगता है कि देखो ये तो मेरे साथ से आगे निकल गया और मैं यहीं का यहीं रह गया। दूसरों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने आपके साथ प्रिपरेशन की है, जो आपके दोस्त हैं, उनके सिलेक्शन से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उन लोगों से अगर आपको बात करके काफ़ी लो फील होता है तो उनसे बात अभी अवॉइड ही करो। बायो में एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो क्या करें? देखो, अगर आपके मार्क्स इसमें बोल रखा है कि 200 से भी कम आ रहे हैं, तो आपके अगर अभी भी इस साल 300-400 की रेंज में है, तो मतलब आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। तो आप पहले एनसीईआरटी का बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करो। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनसीईआरटी का जो मेन कंसेप्ट है उसे पढ़ने की कोशिश करो। एंड जब आपके 500-550 आने लग जाए तो आप एक्स्ट्रा पढ़ो। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। टॉपिक्स के अराउंड इस बार नीट में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे टॉपिक्स के अराउंड बाहर से, तो आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन आपके इतने भी मार्क्स नहीं आ पा रहे, 500-550 मार्क्स, तो आपके बेसिक्स भी नहीं है। मतलब पहले आपको एनसीईआरटी ज़रूरी है। कभी आप बाहर का पढ़ने के चक्कर में एनसीईआरटी कवर नहीं कर रहे, वो बहुत चीज़ गलत है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, लेकिन आप कब पढ़ना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। आपका एनसीईआरटी पहले क्लियर होना चाहिए। आप जब ये सारी चीज़ें कर लो एंड आपके 550 के अराउंड, 600 के अराउंड मार्क्स आने लग जाएँ, तब आप इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करो, जिससे आप और इम्प्रूव कर पाओ अपने मार्क्स को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो देखो, अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो उसमें अराउंड 300-350 के अराउंड तो कम से कम आप क्वेश्चन करो ही, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो थ्योरी पढ़ते हैं एंड मॉक टेस्ट देते हैं तो वो अच्छे से क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एवरेज है मोस्ट ऑफ द, उनको अच्छे से क्वेश्चन करने ही पड़ते हैं। मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन करती थी उतना मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता था, मुझे अच्छे से क्लिक कर जाता था मॉक टेस्ट पेपर में कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ। अगर मैंने टेस्ट से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी नहीं की होती थी तो मुझे टाइम मैनेजमेंट उस सेम क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता था, जो कि अगर मैंने अच्छे खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होती थी तो मेरे को वो बहुत आसानी से हो जाता था, टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत नहीं आती। तो आप जितने हो सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एंड एक मॉड्यूल को 10 बार करिए, 10 मॉड्यूल को एक बार करने की बजाय। तो आप जितनी बार कर सकते हैं एक मॉड्यूल को रखो, डिफरेंट बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड कौन कौन से मैंने क्वेश्चन के लिए की थी, तो मैं जीसीआई से पढ़ी थी, सीकर से, तो उन्हीं के मैंने मॉड्यूल्स किए थे। एंड कमेंट की मॉड्यूल से कुछ नहीं होता, नहीं, मैंने लिटरली, मैंने, अब आप सुनना चाहते हो कि सब टॉपर ऐसे कह देते हैं कि ये बुक की थी, वो बुक की थी, मैंने कोई बुक नहीं की, किसी भी बुक नहीं की, मैंने मॉड्यूल्स किए थे एंड उन्हें बार बार किया था। PYQs एंड मॉड्यूल्स ही मैंने किए थे। आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लीजिए, मैं पर्सनली नहीं बताती हूँ, बट किसी भी कोचिंग, क्योंकि हर कोचिंग का मॉड्यूल उस हिसाब से बनाया जाता है जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोई भी मॉड्यूल ले लीजिए, उसे बार बार सोल्व करने की कोशिश करिए। एंड एक बार हो गए एंड नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो इसका सबके साथ ही होता है। इवन जिसकी AIR 1 है वो भी जीसीआई थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर मैं पहली बार करता था तो मेरे 80 सही होते थे, नेक्स्ट टाइम करता था तब मेरे 90 सही होते थे। तो देखो, हर बार आपके क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन आप जितनी बार करोगे उतने आपके सही होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अगर आपका गलत हो रहा है, आपको पहली बार मॉड्यूल कर रहे हो, हार्ड लग रहा है, उसमें अटक रहे हो, गलत लग रहे हो, तो उसको मार्क कर लो आप। तो नेक्स्ट टाइम आप उसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको वो क्वेश्चन करो तो उन पे अच्छे से क्वेश्चन, दोबारा उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपको पता रहेगा कि इन क्वेश्चन में मेरे को अच्छे से आया नहीं था, तो मैंने दोबारा सोल्व करो। आप कितनी भी बार करो, कुछ ना क्वेश्चन को गलत होते ही हैं, सेम मॉड्यूल के, सबके साथ होता है। तो अपने आप को ज़्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड फील मत कराओ, ये सबके साथ है, ये नॉर्मल है। आप कर रहे हो दोबारा, ये बहुत बड़ी बात है एंड आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है फिजिक्स के लिए। सो फिजिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, हाउ आई इम्प्रूव फिजिक्स, मैं यहाँ टैग कर दूँगी, आप ये देख लेना।
एंड मैं बताती हूँ कि अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, तो पहले आप अच्छे से लेक्चर लो, जो लेक्चर में डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड फिर सोल्व्ड एग्जाम्पल करने की कोशिश करो। बिकॉज आप डायरेक्ट मॉड्यूल पे जाते हो एंड आपके क्वेश्चन बनते नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, तो पहले थोड़े से सोल्व्ड एग्जाम्पल करो, आपको आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे ऐसे होते हैं। देन आप डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स पे जाओ, जब आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड एनालाइज करो कि आप किस टाइप की गलती कर रहे हो, आपसे सोल्व नहीं हो पाते, न्यूमेरिकल मिस्टेक करते हो, सिली मिस्टेक करते हो, किस टाइप की मिस्टेक करते हो, ये आप फाइंड आउट करो। एंड ये वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, मैंने ऑलरेडी इस पर अलग से वीडियो बना दी है। फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे मार्क्स इंक्रीज़ करें, तो देखो यही है कि आप अच्छे से लेक्चर लो एंड जो लेक्चर में अपने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कराए होते हैं उनको अच्छे से सोल्व करो पहले बैठ के कि कैसे हो रहे हैं वो, फिर सोल्व्ड एग्जाम्पल करने की कोशिश करो। एंड न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करो विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करो, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल फिजिक्स से भी हार्ड होते हैं, उनमें ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन होती है, तो वो खुद करने की कोशिश करो, प्रॉपर एनालिसिस करो। और जो फॉर्मूला बेसिस हैं कुछ चैप्टर जैसे सॉल्यूशन वगैरह के जो बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी फॉर्मूला शीट बनाओ। स्टार्टिंग में जैसे आपके बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होते, तो कई बार ऐसा होता है हमें फॉर्मूलाज याद नहीं होते, तो आप जब बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करते हो तो पहले आप स्टार्ट करो तो एक पेज में सारे फॉर्मूला लिख लो एंड देन उसको साथ लेके बैठो, फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चन सोल्व करो। अगर पहले आपसे बिल्कुल ही नहीं बन रहे तो आप जब फॉर्मूला देख देख के करोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन बनने लगेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके बढ़ेंगे। एंड मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी इसके लिए, ये क्वेश्चन कि अब मैं अभी से स्टार्ट करूं क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड देखो आप ड्रॉपर हो, आपने कुछ लेवल का पढ़ रखा है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे आपका हो जाएगा, लेकिन आपको अभी से पढ़ना। नेक्स्ट मंथ ये मत कहना कि इसके बाद इतने महीने बचे हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर आपने पूछा है ये क्वेश्चन आप अभी लग जाओ, अब जब लेक्चर्स लो, डीपीपी सोल्व करो, मॉड्यूल सोल्व करो, अच्छे से एनालिसिस करो कि लास्ट ईयर आपकी कौन सी गलती है। एंड अगर मैं अभी भी मना कर देती हूँ आपको, तो क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे, क्या वो आपके लिए बेटर होगा। मतलब आप सभी लोग से पूछते हो कि हो जाएगा क्या, तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा। आप नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं होगा सिलेक्शन, ये बात तो पक्की है। तो आप पढ़ के ही देख लो, आप अच्छे से पढ़ो। इज़ इट पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है भाई, पढ़ो तो सही है। आप लोग नहीं पढ़ने से तो नहीं होगा, ये तो फाइनल बात है। तो पढ़ के ही देख लो, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड आप पूरी जी जान से पढ़ोगे, अच्छे से सारी चीज़ें करोगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मॉड्यूल क्वेश्चन कॉपी में करते थे या मॉड्यूल में ही सोल्व करते थे। सो मॉड्यूल क्वेश्चन में रफ नोट्स में ही सोल्व करती थी एकदम रफली। एंड जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो क्वेश्चन जब तो आपको आ जाता है, लेकिन आप जब रिवीजन के टाइम वो क्वेश्चन आते हैं तब हम याद नहीं आते या फिर वो अच्छे से होते नहीं है। तो मैं उन नोट्स को रखती थी, नंबर वाइज डाल लेती थी मॉड्यूल में, और वो बाद में मुझे नहीं आता था तो मैं वहाँ से देख लेती थी मॉड्यूल क्वेश्चन कितने टाइम बाद रिवीजन कर। देखो आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी होगी तो हर टेस्ट सीरीज़ में रिवीजन के चैप्टर आते हैं। क्या तो ऐसा होता है कि जो करंट के चैप्टर आ रहे हैं उसी में 2-3 साथ में पिछले चैप्टर्स आ जाते हैं, या फिर अलग से टेस्ट होता है उसमें पिछले चैप्टर आते हैं। तो देखो जब भी वो आए ना तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। एंड टीचर के नोट्स को कैसे बैलेंस करें। देखो अगर बायो में है तो पहले आप अच्छे से लेक्चर ले लो, अच्छे से उस चैप्टर को समझो, एंड उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ एनसीईआरटी ज़रूरी होती है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पहले लेक्चर लेने होते हैं। तो अगर आपको अच्छे समझ में आए एंड एनसीईआरटी पढ़ते वक्त जो भी नोट्स में उस टॉपिक के अराउंड एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो एनसीईआरटी में ही क्लिक कर लो। लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे जेनेटिक्स हो गया, मोलिकुलर बायो हो गया, इनके आप लास्ट तक नोट्स पढ़ो। और भी चैप्टर्स हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं जिनको नोट से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन्हें लास्ट तक आप नोट से ही पढ़ो। हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग साइमेनिला। देखो आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी है, आप 11th में हो, लेकिन अगर आपने पहले स्टार्ट कर दिया होगा तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस हो गया होगा आपका। लेकिन फिर भी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप करंट का जो चल रहा है उसे अच्छे से करो और साथ के साथ थोड़ा टाइम निकालो जिससे आप पीछे पीछे चैप्टर कर सको। आप ज़्यादा बर्डन मत लो कि आपको एक चैप्टर बैकलॉग एक ही दिन में करंट के साथ करना है, ऐसा नहीं होगा। आप चैप्टर्स को सब टॉपिक में डिवाइड करो कि एक दिन में ये सब टॉपिक कर लूँगा, दूसरे दिन में ये, तो 4-5 दिन में जाके आप एक चैप्टर कर लो। और आपके ज़्यादा ही बैकलॉग हैं तो आप कम से कम 100-150 क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं तो आपसे इतने क्वेश्चन तो आप मिनिमम कर लो ही। एंड अभी आपके पास टाइम है, आप कर लोगे। मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कब करनी चाहिए। देखो अगर आपका करंट का ही आ रहा है तो मोस्टली वो फ्राइडे और सैटरडे तक ख़त्म होता है, तो आप पहले वीक में कैसे ही करोगे, तो उसे साथ के साथ चलता रहने दो और जो पीछे का एक दिन पहले का पढ़ते जाओ। लेकिन जो पिछले के चैप्टर हैं जो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, रिविज़न के पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें आप एक वीक से स्टार्ट कर दो पहले से। एंड फिजिक्स, फिजिकल, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में करो, क्योंकि इनको आप सोल्व कर लोगे तो ये याद रहेंगे। लेकिन जैसे इनऑर्गेनिक हो गया एंड बायोलॉजी, ये आपको लास्ट डे पढ़ने की कोशिश करो जिससे आपको याद रहे मॉक टेस्ट के लिए। इस मॉक का
मिस्टेक कब कब रिव्यू करना चाहिए। तो देखो मेरा तो एनालाइज़ करती थी मैं, जिस दिन पेपर होता था उसी दिन शाम को या अगले दिन, मतलब बस ये फाइनल हो जाता था, मैं कर लेती थी। एंड जहाँ वो टॉपिक था वहीं मैं मार्क कर लेती थी, वहीं स्टिक कर देती थी उन क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट टाइम में जब वो रिवीजन करती थी तो पिछले में क्या हुआ, वो ऑलरेडी मुझे समझ में आ जाता था। मैं उस चैप्टर को या फिर उस टॉपिक को पढ़ती थी तो वो जो गलती होती थी वो मुझे वहीं दिख जाती थी। सोर्सेज टू यूज़ फॉर नीट 2026। तो देखो आप 2025 का पेपर अच्छे लेवल पे आया था, तो आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी। एंड इस बार आप कोचिंग में देख रहे होगे तो सभी टीचर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ाते हैं एंड एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो आप जो अगर पिछली बार की प्रिपरेशन कर रखे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस बार लेक्चर ज़रूर लो, क्योंकि इस बार नोट्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं सभी टीचर, क्योंकि नीट 2025 के पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। एंड उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है। नीट 2016 2018 वाले क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करो, 10-15 साल की PYQ सोल्व करो एंड मॉड्यूल्स अच्छे से सोल्व करो, आपका हो जाएगा। मुझे नहीं लगता एज सच आपको एक्स्ट्रा बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। अगर आपको मॉड्यूल हो जाता है, मतलब सिलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो आपको बुक की ज़रूरत है। मैंने पर्सनली कोई एक्स्ट्रा बुक सोल्व नहीं की थी। आपका सिलेबस आपने कौन से मंथ तक फिनिश किया? देखो मिड फेब तक मैंने कोचिंग वालों ने अपना सिलेबस करा दिया था एंड मैंने भी हर चैप्टर को देख लिया था। कुछ चैप्टर मुझे हार्ड लगते थे, थोड़े मेरी समझ में नहीं आए थे एंड कुछ मुझे अच्छे लगते थे, वो बात अलग, लेकिन कोचिंग वालों ने करवा दिया था। उसके बाद हमारे 28 डेज़ तक लगातार टेस्ट चले थे 1.5 आवर के, जिसमें एक साथ केमिस्ट्री और बॉटनी आती थी एंड फिजिक्स एंड जूलॉजी आती थी। तो हम रोज़ पेपर देते थे एंड 28 डेज़ में पूरा चैप्टर, मतलब सभी चैप्टर्स के टेस्ट हो गए थे, पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमारे थोड़े ज़्यादा चैप्टर आने लग जाते थे, तब हमारा 3 के बाद ज़्यादा चैप्टर्स आते थे एंड 720 मार्क्स का टेस्ट होता था 3 आवर्स का, और उसमें थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स आते थे, 25% सिलेबस समथिंग आता था। ऐसे करके हमने 4-5 बार उसको लास्ट में रिवाइज़ किया था, फेब मिड से लेकर पेपर तक। क्लास पर आपका टाइम देखो, इस बार मेरा 3rd ड्रॉप था, तब मैंने ड्रॉप लिया था, तब मैंने ये सोच के लिया था कि मुझे एम्स मिल जाए। मैंने एज सच कोई ड्रीम सोचा नहीं कि मुझे ये पर्टिकुलर मिलना चाहिए, बस ऐसे सब कहते थे एम्स मिल जाए एम्स। मैंने कोई पर्टिकुलर, मुझे ये भी नहीं पता था कितनी रैंक तक मिलता है, एम्स कैसे मिलता है, बस मुझे ये था कि कोई एम्स मिल जाए, मुझे कोई सा भी एम्स मिल जाएगा। तो मेरे ये जो मैंने इतने ड्रॉप लिए हैं तो उसका मुझे गिल्ट ना हो इतना ज़्यादा। पर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी OMR, देखो मैं तो पर्सनली पहले बायो का पेपर करती थी, उसके बाद OMR फिल करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर OMR एंड देन फिजिक्स का पेपर सोल्व करके OMR। जैसे बहुत सारे लोग ये होंगे जो लास्ट में सारी तीनों सब्जेक्ट के OMR फिल करते हैं, लेकिन देखो जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आप पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करोगे एंड टाइम कम होता है। इस बार तो वैसे ही बहुत मुश्किल से हमारा पेपर हुआ था एंड क्वेश्चन बहुत सारे छूट भी गए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमारी OMR फिल ना हो, हमने इतने क्वेश्चन किए कम से कम ये तो फिल कर दे। तो लास्ट तक आते आते बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, इसलिए साथ के साथ करोगे तो आपका ये रहेगा कि हाँ मैंने इतना तो फिल कर दिया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक सब्जेक्ट करने के बाद OMR फिल करें। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एक चैप्टर की? देखो टेस्ट तो आपको लगभग पूरे ईयर में मैंने 70 to 80 टेस्ट दिए होंगे, तो आपको पूरे हर संडे को टेस्ट होता है लगभग हर कोचिंग में, तो आप ट्राई करो वो दें। और लास्ट में तो आपका जब सिलेबस मिड फेब के बाद आपके टेस्ट होंगे, आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन आप उसे एकदम रिलीजियसली फॉलो करो, उसमें आपके बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हाउ टू मेक अ गर्ल बिकम ए नॉर्मल फ्रेंड, देखो सबसे पहले पढ़ाई करो, नीट क्लियर करो, एक अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ एंड देन उसे मैसेज करो, वो ऑलरेडी आपकी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी। सो ट्राई दिस। देते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जैन से फुल सिलेबस लोगों को तब तक सिलेबस से कंप्लीट नहीं होता रिवीजन। देखो मैंने तो फुल सिलेबस टेस्ट काफ़ी लेट देने शुरू करे थे, शायद अप्रैल में, लेकिन उससे पहले आप टेस्ट ज़रूर दो। जैसे फुल सिलेबस टेस्ट में मैं समझ ही नहीं पाती थी हर सब्जेक्ट का क्योंकि रिवीजन करे बिना होता ही नहीं था एंड मैं लो फील करने लग जाती थी। तो देखो मैंने तो अप्रैल से ही देने शुरू किए थे मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के। उससे पहले क्या था कि मेरे फेब मिड तक मेरा सिलेबस पूरा हो गया था, उसके बाद हमारे 28 डेज़ तक लगातार को टेस्ट होते थे एंड उसमें 28 डेज़ के पार्ट में पूरा सिलेबस कवर किया गया था, तो एक बार रिवीजन हमने कर लिया था। उसके बाद हमारा आता था 12.5% सिलेबस, फिर 25% सिलेबस। 3 बार पूरा रिवीजन करने के बाद मैंने पूरे फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट किया था। तो आप पहले अगर 2-3 बार रिवीजन करने के बाद भी दे सकते हो, बट अगर आप पहले ही रिवाइज़ कर लेते हो, आपकी बहुत मेमोरी अच्छी है एंड आप पहले जनवरी तक आप कंबाइन कर लेते हैं सब सिलेबस को, तो आप पहले देंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट लगेगा एंड आपकी और ज़्यादा रैंक इंप्रूव होगी। तो मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे 3 साल लगे। मैंने फुली ड्रॉप लिया था एंड मैंने मेनली ऑफलाइन कोचिंग से ही किया था, लेकिन कभी कभी मैं यूट्यूब से भी पढ़ लिया करती थी। एंड फ्रॉम राजस्थान एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड।
मार्क्स एवरेज रहते थे। देखो थर्ड ड्रॉप में तो मेरे 550 से लेके 690 मेरे हाईएस्ट थे, 692 समथिंग, तो यहाँ तक फ्लक्चुएट किए हैं। और लोएस्ट मार्क्स मेरे 550 या 540 के अराउंड रहे थे लास्ट ड्रॉप में। लास्ट ईयर मेरे 646 मार्क्स थे, उसके बावजूद मेरे इस बार बहुत बार फ्लक्चुएट कर जाते थे मार्क्स। तो आप जितनी बार ड्रॉप देने जाओगे तो वापस से आपके स्टार्ट होते हैं, आपके फ्लक्चुएट करते हैं मार्क्स। मैंने इस वीडियो में सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन अगर इसमें नहीं हुए होंगे तो मैं उनको कमेंट करके आंसर कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।